अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है मेजरमेंट से, यानी कि जो मेजरमेंट्स के मैंने टॉपिक्स अपलोड करे थे, अगर उनको आप लोगों ने स्टडी कर लिया है तो अब इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना आर द पार्ट्स ऑफ डैश डोमेन। किस डोमेन का पार्ट होते हैं? एटॉमिक कह लें, न्यूक्लियर कह लें या मॉलिक्यूलर कह लें। तो याद रखिए मैक्रोस्कोपिक जो है वो एक बड़े पैमाने पर होता है, मेगास्कोपिक कुछ भी वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोपिक बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करें, बट यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिनोमेना की, तो याद रखिए उसका ताल्लुक है माइक्रोस्कोपिक डोमेन से, यानी कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन ही वो डोमेन है जो कि डील करता है विद एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 2, नैनो साइज ऑफ गोल्ड हैज डैश कलर। जो गोल्ड का कलर है, वैसे तो वो हमें अपेयर होता है तो गोल्डन ही अपेयर होता है, लेकिन अगर उसके नैनो साइज को स्टडी किया जाए तो वो कैसा अपेयर होता है, तो ऐसा आप लोग जब मेजरमेंट्स का टॉपिक स्टडी करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और वो टॉपिक है नैनो साइज वाला, जिसके अंदर आप देखोगे नैनो साइज ऑफ गोल्ड इज रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सवेल्स इक्वेशंस रिलेट टू है। जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं वो रिलेट करती हैं, तो याद रखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे डील नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक से डील नहीं करती, उसमें कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ एन एटम से भी डील नहीं करती, वो डील करती हैं बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं यही वो इक्वेशंस हैं जिन्होंने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन किया था। Number 4, dash is needed for experimental verification of various theories. वेरियस थ्योरीज जो है अगर उसको एक्सपेरिमेंटली हमें वेरीफाई करना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो याद रखिए वो है हमारा टॉपिक, यानी कि मेजरमेंट। सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं मेजरमेंट्स के ऊपर। मेजरमेंट्स लाजमी हैं अगर मैं चाहता हूं एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को वेरीफाई कर सकूं। Number 5, the reference standard used for the measurement of a physical quantity is called। जो reference standard होता है, जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी physical quantity के लिए, वो क्या है, तो याद रखिए वो होता है उस physical quantity का यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है जो कि डिफाइन करता है। जैसे मिसाल तौर पर अगर मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं बताता, अगर मैं फिर ही बता दूं कि भाई 10 किलोग्राम एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम को, तो आप फौरन उस किलोग्राम से समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है मास की। तो आपने किलोग्राम से पहचाना, और किलोग्राम दरअसल बात है यूनिट की। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड यूनिट। गुड यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है? नॉट, याद रखिए नॉट लिखा हुआ है लाजमी। इट इज इनवेरिएबल, नो, वे इनवेरिएबल तो होना ही चाहिए। इट इज रिप्रोड्यूसेबल, और ये भी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि रिप्रोड्यूसेबल हो। इट इज पेरिशेबल, नो, हम नहीं चाहते कि हमारा यूनिट जो है वो इजीली पेरिश हो सके। और जो डी पार्ट है वो है इट इज इजीली अवेलेबल, और वो इजीली अवेलेबिलिटी जो है वो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। तो याद रखिए जो यूनिट्स हैं वो पेरिशेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी वजह से इट इज पेरिशेबल। अगर एक गुड यूनिट जो है पेरिशेबल है तो ये उसकी कोई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 7, यूनिट्स आर क्लासिफाइड इन टू डैश ग्रुप्स। यूनिट जो है वो क्लासिफाई होते हैं कितने ग्रुप्स में? तो देखो हमारी बुक के मुताबिक जो यूनिट्स हैं वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं, कहलाते हैं बेसिक यूनिट्स और कहलाते हैं ड्राइव यूनिट्स। अब आप में से बहुत सारे सोचोगे कि भाई बात ये कि हमने तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी स्टडी किया था, लेकिन याद रखिए वो क्लासिफाई नहीं हो रहे, ठीक है। याद रखिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्लासिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं कि वो बेसिक हैं या वो ड्राइव्ड हैं, इसी वजह से वो सप्लीमेंट्री में शामिल किए जाते हैं। लेकिन आप कहीं भी स्टडी करेंगे तो याद रखिए जो ग्रुप्स हैं जिनमें हम यूनिट्स को क्लासिफाई करते हैं वो हैं दो, और वो हैं बेसिक यानी कि फंडामेंटल, और दूसरे हैं ड्राइव्ड। नंबर 8, अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स इज नोन एज। जो सेट होता है फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स का उसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं कहते, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी नहीं कहते, मैट्रिक यूनिट्स भी नहीं, वो कहलाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि आप लोगों को पता ही है 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, यानी कि एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और वो फंडामेंटल ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल भी हैं और ड्राइव यूनिट्स भी हैं, और उनका एक पर्टिकुलर सेट है। Number 9, the physical quantity having the same unit in all the systems of unit is। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जो है वो सेम है तमाम के तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? तो लेंथ को चेक करें। लेंथ का जो यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम वो है
सेंटीमीटर, जबकि MKS के अंदर मीटर है, तो लेंथ तो नहीं हो सकता। मास किलोग्राम, और CGS के अंदर ग्राम के अंदर होता है, तो वो भी नहीं है। और फुट भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फुट जो है एक्चुअली यूनिट है। तो याद रखिए जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टाइम। टाइम ही वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका तमाम के तमाम सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर एक ही यूनिट है, और वो यूनिट है सेकेंड। नंबर 10, SI सिस्टम ऑफ यूनिट कंटेन्स डैश सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कितने सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं? याद रखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो मौजूद हैं। रेडियन है जो कि एंगल को मेजर करता है, प्लेन एंगल को, और स्टेरेडियन है जो कि मेजर करता है सॉलिड एंगल को। तो 2 ही हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। Number 11. In which of the following system scientific data can be exchanged between different parts of the world? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि साइंटिफिक डेटा हम एक्सचेंज करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में? तो याद रखिए वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ही वो यूनिट है जो कि जिसके जरिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। और वैसे यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि SI यूनिट दरअसल हम MKS को यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मुताबिक नजर आ रहा है वो है SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। नंबर 12, आउट ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? इनमें से कौन सा यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं है? न्यूटन यूनिट है फोर्स का, ठीक है, और एक्चुअली आपको बताऊं तो जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। न्यूटन जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, न्यूटन जो है वो ड्राइव यूनिट है, जबकि सेकंड हो गया, पाउंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सो दिस टाइम जो ए है न्यूटन वो करेक्ट है। नंबर 13, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ। टेम्परेचर को हम ड्राइव क्वांटिटी के तौर पर शो कर सकते हैं। तो ए लेंथ एंड मास, बी मास एंड टाइम, सी लेंथ मास एंड टाइम, और डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिए टेम्परेचर को इनमें से किसी की मदद से भी हम शो नहीं कर सकते। टेम्परेचर की कोई डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर को इनमें से शो नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट? इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है? याद रखिए ड्राइव यूनिट नहीं है। जूल जो कि वर्क का यूनिट है, और वर्क खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो ए है ड्राइव यूनिट है। अर्ग भी है और डाइम भी है। यहाँ पर एक ही है जो कि हमारे पास बेसिक यूनिट है, और वो यूनिट है मोल। मोल जो है वो बेसिक यूनिट है, वो कोई ड्राइव यूनिट नहीं है। और आप लोगों ने जो 7 बेसिक यूनिट्स मैंने वीडियो में भी समझाए थे इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, और उनमें ही शामिल था मोल जो कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है। नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम क्वांटिटी? ये जो यूनिट्स हैं चारों के चारों, इनमें से कौन सा सेम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है? तो हॉर्स पावर, ए जो लिखा हुआ है ये है यूनिट ऑफ पावर। बी जो लिखा हुआ है कैलोरी, कैलोरी है यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल, जूल भी यूनिट है एनर्जी या वर्क डन का। और BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी एनर्जी है यूनिट का। तो यहाँ पे जो BCD तीनों के तीनों यूनिट्स हैं एनर्जी के यूनिट है, और जो हॉर्स पावर है वो पावर का यूनिट है। दैट्स वाई ये वो यूनिट है जो कि सेम क्वांटिटी का नहीं है। नंबर 16, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ डैश मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? एक एको का, डायरेक्ट का, पैरेलैक्स का, या पैराडॉक्स का? पैराडॉक्स कोई मेथड नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं है, याद रखिए। ये भी हम लोगों ने मेजरमेंट में स्टडी करा था। पैरेलैक्स मेथड के जरिए हम मेजर करते हैं प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। नंबर 17, द मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन। जो बॉडी का मास है वो इनमें से किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, मास चेंज नहीं होता है। बी प्रेशर, नो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। और डी लोकेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ऑब्जर्वर, नहीं लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। मास जो है वो एक्चुअली डिफाइन भी किया जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, तो याद रखिए मास इसी पर ही डिपेंड करता है। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1U सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर जब यूनिट समझाया जाता है तो उसके अंदर जो डिस्कस किया जाता है 8.33 10 raised to the power -1 mass of an atom of किलोग्राम। 12 वाला जो किलोग्राम होता है, कार्बन होता है, सॉरी, इन किलोग्राम्स। बी 0.833 10 raised to the power -1 of the mass of an atom, और इसी तरीके से सी 8.33 10 raised to the power -1
और डी है 0.833 10 रेज टू द पावर। सो याद रखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी 0.833 10 रेज टू द पावर -1 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इन किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखना है। वन यूनिफाइड मास किसके बराबर होता है? सो डी है करेक्ट आंसर। 19 इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक डैश इज यूज्ड। कौन सा वाला सीजियम यूज होता है एटॉमिक क्लॉक के अंदर? ए सीजियम 122, सीजियम 132, 133 या 134। सो याद रखना है सी सीजियम 133 एटम ही यूज होता है सीजियम की एटॉमिक क्लॉक के अंदर, और ये आपको मिल जाएगा हमारे लेक्चर के अंदर। उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि कौन सा सीजियम इस्तेमाल होता है एटॉमिक क्लॉक में। नंबर 20, अ डैश इज द इंटरवल फ्रॉम वन नून टू द नेक्स्ट नून। एक नून से लेके अगले नून तक का जो टाइम इंटरवल है उसे क्या कहते हैं? ल्यूनर डे कहते हैं, डे कहते हैं, सोलर डे कहते हैं? नो, एक्चुअली वो कहलाता है मीन सोलर डे। एक नून से लेके नेक्स्ट नून तक का जो है वो मीन सोलर डे कहलाता है। 21, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। एयर लिखा हुआ देख के टाइम का यूनिट समझते हैं, लेकिन याद रखिए लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट एक एयर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, वो डिस्टेंस दरअसल 1 लाइट ईयर कहलाता है। सो 21 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। में से कौन सी क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाती है? वर्क डन? नो, वर्क नहीं है। वॉल्यूम? नो, वॉल्यूम भी नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है। और प्रेशर ही है, प्रेशर और स्ट्रेस, ये दोनों होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पर क्योंकि ऑप्शन के अंदर प्रेशर लिखा हुआ है, सो बी प्रेशर। नंबर 23, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट डाइन इज। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डाइन है? तो यहाँ पर उन्हें स्टडी किया होगा और याद भी रखना है कि फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन भी होता है, और वैसे हम लोग न्यूटन में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 24, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट इनमें से कौन सा है? तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि जो 7 एसआई यूनिट्स हैं उन्हीं के अंदर मौजूद है। वॉट नहीं, लक्स नहीं, ल्यूमिन नहीं, कैंडेला। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि 7 बेसिक यूनिट्स के अंदर मौजूद होता है। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन, जो कि हम यूज करते हैं टू मेजर अ सॉलिड एंगल। नंबर 26, written of the following physical quantity will be different units as compared to that of others. Weight, टेंशन, buoyant force, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहने का मकसद ये है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द अदर। देखो वेट जो है वो एक फोर्स का नाम है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ऐसा यूनिट। टेंशन एक फोर्स का नाम है, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। buoyant फोर्स भी एक फोर्स है और उसका यूनिट होता है न्यूटन। बट याद रखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि सेकेंड ईयर में आप लोगों ने स्टडी करा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिर्फ नाम ही फोर्स है। एक्चुअली ये है क्या? ये है एनर्जी सप्लाइड या रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव राउंड द सर्किट। एक इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में मूव करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। तो याद रखिए इसका नाम ही सिर्फ फोर्स है, बाकी जो इसका यूनिट है वो इन सबसे अलग होता है और वो होता है वोल्ट। नंबर 27, m to the power 1, l to the power -1, t to the power -2 is the dimensional formula for। इनमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये जो यहाँ पे गिवन है? तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 by 1 चेक करेंगे कि भाई किस चीज का यूनिट आ रहा है, जूल का आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ रहा है, प्रेशर का आ रहा है कि फोर्स का आ रहा है। तो सबसे पहले फोर्स का देख लेते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या है। तो हमें पता है, देखो F बराबर होता है ma के, और हमें पता है m की जो डायमेंशन है वो तो होती है m, और एक्सेलरेशन होता है lt-2, तो mlt-2 हो जाएगा, जो कि हमारी गिवन वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो c में लिखा हुआ है प्रेशर, उसको चेक करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्टार्ट करें तो फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, mlt-2, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसकी डायमेंशन होती है l²। कैंसिल करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा m to the power 1, l to the power -1 और t to the power -2, जो कि हमारा गिवन आंसर था। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, यानी कि प्रेशर। Now 28, checking the correctness of physical equations using the method of
Dimension is based on equality of inertial frame of reference, the type of system of units, the method of measurement या principle of homogeneity of dimensions. तो याद रखिए वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है. हम जो है वो वहाँ पे सिर्फ चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है या नहीं. इसी तरीके से हम लोग करेक्शन देखते हैं फिजिकल इक्वेशंस की, और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. 29. A unitless quantity always has non-zero dimension. क्या हमेशा non-zero dimension होगी? May have a non-zero dimension. C never has a zero dimension. और D has no dimension. याद रखिए unitless quantity जो होती है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, स्ट्रेन का, ये वो हैं जिनका कोई भी यूनिट नहीं है, और ये डायमेंशन भी नहीं होती इनकी. नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इनमें से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है? याद रखिए नहीं लिखा हुआ है. एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है. स्ट्रेन अभी मैंने बताया उसकी कोई डायमेंशन नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी सेम क्वांटिटीज के दरमियान का रेशियो है, कोई क्वांटिटी नहीं होती. हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑप्शन है डेंसिटी, वो सही आंसर है, क्योंकि डेंसिटी की डायमेंशन होती है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अलग है वॉल्यूम अलग है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन आती है. नंबर 31. द यूनिट ऑफ फेज एंगल इज रेडियन, हेंस द डायमेंशंस आर. एक यूनिट है प्लेन एंगल का, वो है रेडियन, तो उसकी डायमेंशन क्या है? याद रखिए उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है. एंगल्स की डायमेंशन नहीं है, टेम्परेचर की डायमेंशन नहीं है, और नहीं का मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0. Dimensional equation cannot be used. Number 32. To check the correctness of a physical quantity, to derive the relation between different physical quantities, to find out constant of proportionality which may be a pure number. याद रखिए जो डायमेंशनल इक्वेशंस होती हैं उनसे हम लोग जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको फाइंड नहीं कर सकते. बाकी ये चारों काम कर सकते हैं. हम करेक्टनेस चेक करते हैं, रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं कि किससे डायरेक्ट रिलेशन है, किससे इनवर्स है, और डी में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन हाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम फाइंड नहीं कर सकते. नंबर 33. इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज दिस, m टू द पावर 1 l स्क्वायर और t माइनस 2, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो है फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो m टू दी पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 2 है, तो वो किस चीज का आंसर है? चेक कर लेते हैं भाई. यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है टॉर्क. टॉर्क की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं. तो टॉर्क जो है वो एक्चुअली उसकी क्या डायमेंशन होती है? टॉर्क होता है f इंटू डी या f इंटू आर. फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2 होती है, और डी की डायमेंशन खुद l होती है, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2. ठीक है, ये वैल्यू तो हमें गिवन है, और एक्चुअली देखा जाए तो यही जो पहली हमने चेक करी है टॉर्क, उसी की डायमेंशन आ रही है m टू दी पावर 1 l का स्क्वायर और t माइनस 2. तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन था टॉर्क वही करेक्ट है. नंबर 34. इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m टू दी पावर b, l टू दी पावर q, t टू a और t टू दी पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी. जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या बन सकती है अगर किसी की क्या क्वांटिटी हो? देखो यहाँ पे जो गिवन है ना वो ये है कि m जो है इसकी पावर है b, और जो l है इसकी पावर है a, और जो t है इसकी पावर है c. तो क्या ये फोर्स के बराबर हो सकते हैं? अगर a की जगह पे क्या पुट करूं? a की जगह पे -1 पुट करूं, b की जगह पे 0 पुट करूं, और c की जगह पे -2 पुट करूं, क्या फोर्स के बराबर हो सकते हैं? तो देख लेते हैं. हमने फोर्स के लिए क्या चेक करना है? फोर्स के लिए चेक करना है a की जगह पे -1, b की जगह पे 0. यानी कि फोर्स के लिए b की जगह पे 0 पुट करेंगे, और a की जगह पर हम पुट करेंगे -1, और c की जगह पे हम पुट करेंगे -2. लेकिन ये डायमेंशन नहीं है फोर्स की, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा. अगली वैल्यू देखते हैं. अगली वैल्यू यहाँ पे गिवन है प्रेशर हो सकता है. अगर a की जगह पे -1 पुट करें, ए की जगह पे अगर -1 पुट करें तो प्रेशर हो सकता है. अच्छा जी, बी की जगह पे क्या पुट करें? बी की जगह पे पुट करें 1. बी की जगह पे 1 पुट करके देखा मैंने, बी की जगह पे 1 पुट करके देखा, और सी की जगह पे -2 रखना है. सी की जगह पे हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे जो सी लिखा हुआ था वो हमारे बी ऑप्शन के मुताबिक -2 पुट करना है. तो देखा जाए तो ये m टू दी पावर 1 l टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -2 एक्चुअली ये है डायमेंशन ऑफ प्रेशर. तो इसका मतलब ये है कि जो बी ऑप्शन है, अगर मैं ये वाले ऑप्शंस पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगी डायमेंशन ऑफ प्रेशर. दैट्स व्हाई बी हो गया हमारा आंसर.
35 द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0064 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बताए गए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। अगर आते हैं तो बिल्कुल इजीली मालूम कर लोगे, नहीं आते हो तो उस वाले लेक्चर नंबर 1 को दोबारा से देखो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि 6 और 4, क्योंकि तमाम के तमाम जीरो जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो राइट आंसर इज ए 2। 36 द बुक किताबुल कानून अल मसूदी वॉज रिटन बाय, किताबुल कानून अल मसूदी बहुत ही कॉमन बुक है और वो लिखी थी अबू रेहान अल बैरूनी ने। 37 डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। 38 द फर्स्ट बुक ऑन एनालिटिकल हिसाबुल जबर वल मुकाबला, और वो लिखी थी अल ख्वारज़मी ने। याद रखिए अल ख्वारज़मी ही वो साइंटिस्ट हैं जिनका मैथमेटिक्स में इतना कंट्रीब्यूशन है, तो ये लिखी गई किताब भी उन्हीं की किताब है। 39 किताबुल मनाजिर द फेमस बुक ऑन ऑप्टिक्स इज रिटन बाय, ऑप्टिक्स पे लिखी गई मशहूर किताब तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स ने लिखी है, यानी कि डी इब्नुल हैतम। 40 द फेमस मैथमेटिकल एंड द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा, अभी भी मैंने बताया फाउंडर ऑफ अलजेब्रा और मैथमेटिशियन जो है वो हैं अल ख्वारज़मी। 41 अल बैरूनी इज फेमस फॉर, अल बैरूनी ने क्या काम किए थे उनकी कंट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करेंगे, तो वो है सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ की फाइंडिंग। अल बैरूनी ने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को फाइंड किया था, यही उनके बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स साइंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ पावर, इनमें से कौन सी पावर की डायमेंशन है? तो याद रखिए पावर की डायमेंशन की मैं आपको एक खास बात बताऊं, पावर की जो डायमेंशन होती है उसमें पावर टी की होती है -3, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर और इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर पावर फाइंड करेंगे तो पावर की डायमेंशन होती क्या है? पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की अगर आप डायमेंशन देखोगे तो वर्क डन की डायमेंशन होती है m L² T-2, और टाइम की अपनी डायमेंशन t होती है, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा m L² T-3। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻8 मीटर। अच्छा यहाँ पे ना ये जो यूनिट्स है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है, बट यहाँ पर मीटर का दो ही है और दोनों के दोनों गलत हैं। और याद रखिए यहाँ पर सेंटी जिसकी अपनी पावर -2 होती है, तो -8 और -2 -10 हो जाएगा। याद रखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। The difference between number 44 the true value and the measured value, true value और measured value के दरमियान का जो difference है उसी को हम कहते हैं error, not a mistake, not a fault, not significant figures. If the pointer of the voltmeter is not exactly at the zero of the scale, then the error is called, common सी बात है, वो error कहलाता है zero error। और zero error actually एक खास किस्म का error है जो कि पाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पाया जाने वाला एरर बार बार रिपीट होता है और वो एरर कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। बार बार रिपीट होने वाले को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। नंबर 46 जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस, जीरो एरर्स क्या इंट्रोड्यूस कराता है? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नन ऑफ दीज। तो मैंने बताया जीरो एरर एक खास किस्म का एरर है और वो लाता है सिस्टमैटिक एरर। एक्सीडेंटल एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, अगर एक्सीडेंटली कोई एरर आ रहा है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? टेकिंग ओनली वन रीडिंग, एक ही रीडिंग ले। स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, सेलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेटर लीस्ट काउंट, सेलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट विद लीस्ट स्मॉल लीस्ट काउंट। तो याद रखिए जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना जो एक्सीडेंटल एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। नंबर 48 कांस्टेंट एरर कैन बी कॉज ड्यू टू, जो कांस्टेंट एरर्स आते हैं फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं, रॉन्ग सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या रॉन्ग प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो कांस्टेंट एरर्स आते हैं ये क्यों आते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है जिसकी वजह से जो कांस्टेंट एरर आते हैं वो आते हैं फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कांस्टेंट एरर्स हैं, ये एरर्स हमें हमेशा आएंगे। देखो रॉन्ग सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एक मरतबा हो सकती है, हमेशा कांस्टेंट एरर्स नहीं आएंगे। कांस्टेंट एरर्स हमेशा फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से आते हैं। 49 एरर ड्यू टू नॉन रिमूवल ऑफ पैरेलक्स between pointer and its image in case of magnetic compass needle, या ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, परसिस्टेंट एरर होता है।
सी पर्सनल एरर या डी रैंडम एरर। तो याद रखिए ये एरर जो है वो पर्सनल एरर है। अगर तो आप सही लेवल पर आकर नहीं देख रहे तो वो रैंडम नहीं है, हो सकता है एक मरतबा आप आके देख लो, ठीक है ना, वो परसिस्टेंट भी नहीं है, सिस्टमैटिक भी नहीं है, बार बार भी नहीं आएगा, वो एरर कहलाता है पर्सनल एरर। 50 इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी मिनिमाइज बाय। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? एडजस्टिंग जीरो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एडजस्ट थोड़ी करेंगे हम लोग एज ए स्टूडेंट, हम लोग एक्चुअली उसको कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेम रीडिंग। एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। 51 द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है ना, अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं डिफरेंस का जो कि मीन वैल्यू और तमाम वैल्यूज के दरमियान का आता है, तो वो कौन सा एरर कहलाता है? याद रखिए वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड करने का तरीकेकार है ये कि हम क्या करें कि हम डिफरेंस लें मीन वैल्यू का और तमाम वैल्यूज का और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर।